हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो रहने वाली है सॉक्स ऑडिट के ऊपर। सॉक्स ऑडिट की जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं आ रही भाई। फुल फॉर्म क्या होती है सॉक्स की? जस्ट सार्बन्स ऑक्सले सार्बन्स ऑक्सले एक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ऑडिट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए मैंने इनवाइट करा अपने दोस्त भाई निखिल को। निखिल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। सॉक्स के अंदर आफ्टर क्वालिफिकेशन काम कर रहे हैं। निखिल जो थे एसएस कोठारी में मेरे साथी थे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर। उनसे आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सॉक्स ऑडिट किस तरीके से होता है, उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। आप लोगों को भी आई होप समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या चीज होती है सॉक्स ऑडिट के बारे में। और आप लोगों को मैं बताऊं, सॉक्स ऑडिट जो होता है सिमिलर होता है, जो आईएफसी जो हमारा होता है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, उसके जैसा ही होता है। तो सॉक्स और आईएफसी जब भी आप बात करेंगे तो सिमिलर सिमिलर से ही लगेंगे आपको जब भी आप देखेंगे चीजों को। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और समझते हैं सॉक्स ऑडिट के बारे में। हेलो निखिल, क्या हाल है भाई आपके? हाय तुषार। बहुत बढ़िया। आप बताएं क्या चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने आपको कल कॉल करी और आप आज हाजिर हो गए हमारे साथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए कि किस तरीके से हमारा सॉक्स का प्रोसेस ऑडिट होता है, वो सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। या माय प्लेजर तुषार। आपके यूट्यूब चैनल पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है आप जो वीडियोस बनाते हैं काफ़ी एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है। तो सच कोई टाइम वेस्ट वाली चीज़ नहीं होती, तो आपकी वीडियोस वर्थ वाइल होती है। तो दैट्स थैंक व्हाई यू। इट्स प्लेजर टू बी। थैंक यू निखिल। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ निखिल, अगर आप थोड़ा सा एक अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सके, अपने बारे में बता सकें। Sure, Tushar. So, as you know, I have qualified my CA in November 17. So, since then, I am working with one of the best consulting industry. So, my profile is of SOX audit only. So, I'm doing SOX audit since last 3 years. And yeah, this is my profile. हम्म। तो निखिल, जैसे सॉक्स ऑडिट जो मेरा होता है, अगर मैं सॉक्स ऑडिट की बात करूँ तो बेसिकली आपका काम क्या था सॉक्स ऑडिट के अंदर, मतलब बिफोर गोइंग टू द मतलब प्रोसेस की क्या प्रोसेस रहता है, तो आप थोड़ा सा बता सके कि सॉक्स Mhm. ऑडिट में काम क्या था आपका, जब आप किस एरिया में काम करते थे, क्या काम करते थे। Yeah. So Tushar, see, SOX audit is nothing different than if you say, like, during an article shift, we were supposed to do internal audits, right? So we हम्म have many different engagements, different clients across different sectors. So we used to perform internal audit for them. So SOX audit is nothing but just a variant of internal audit only, where we have limited scope, where we have defined, I should say, defined scope and defined responsibilities. So basically, this is the background of the SOX, and why we do it, because it's the US requirement. Laws and regulations of the US says that if the company is listed, then of course it has to get its SOX audit done. And हम्म so this is that's why the companies which are operating at global level and are basically headquartered at US, and they are listed on the stock exchange, so they are mandatorily required to get their SOX audit done. So this is the brief background about SOX. तो मतलब बेसिकली अगर And we मैं will बोलूँ, talk. यस यस सॉरी। Yeah, we'll talk more when we discuss further how the things are done, what are the exact things, so we can discuss more. यस, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सॉक्स इज जस्ट सिमिलर लाइक इंटरनल ऑडिट, राइट? एम आई राइट? और इसमें You can say okay, so SOX audit is a variant of internal audit. It's kind of internal. If you are from internal audit profile and you want to go in SOX, then obviously you will not find any difficulty in doing SOX audit, because the processes are very clear, the processes are defined, so everything is clear cut. So your roles and responsibilities are defined. In internal audit, we need to dig in and dig in and dig in, so it's never ending process. But in SOX, you have a defined framework, you have a defined responsibilities. You are not required to go beyond the requirements until unless the circumstances arise. तो निखिल, जैसे uh, कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि आईएफसी और सॉक्स सिमिलर बेसिस पे मतलब डिफाइंड है, दोनों एक जैसे ही हैं, सिमिलर बेसिस पर ही हैं, तो इज इट राइट, दिस लाइन इज राइट अकॉर्डिंग टू यू? So yes, Tushar, in layman language, you can say कि yeah, SOX audit and IFC दोनों एक ही लाइन से, एक ही गाइडलाइन से है। आपको पता है, जैसे इंडिया में पहले कंपनीज एक्ट 1956 प्रिवेल किया करता था। उस टाइम पर हम्म ऐसा कुछ रेगुलेशंस नहीं था कि हम आईएफसी ऑडिट करें या आईएफसी का कुछ हम पालन करें, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। फिर जब हम्म ये स्कैंडल्स हुए इंडिया में, और सत्यम स्कैंडल हुआ, और भी दो काफी सारे स्कैंडल्स हुए, तो उसके बाद जब नया कंपनीज एक्ट 2013 ड्राफ्ट हो रहा था,
तब रेगुलेटर्स ने सोचा कि देयर शुड बी समथिंग जो हमें यूएस से कुछ भी प्लस पॉइंट्स होते हैं। अगर हम कोई भी लॉ रेगुलेशंस हम अपने पास डेवलप कर रहे हैं तो हमें सारी पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, एंड नॉट फ्रॉम यूएस ओनली, किसी भी कंट्रीज में भी कुछ भी पॉजिटिव चीज है तो हमें वो चीज अपने रेगुलेशंस में, अपने ड्राफ्ट पेपर में वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ऐसे ही इंडियन जो रेगुलेटर्स थे उनको लगा कि हाँ देयर इज अ नीड कि हमें भी एक आईएफसी सॉक्स जैसा कुछ होना चाहिए, तो दे थिंक ऑन अ सिमिलर लाइन, और उन्होंने आईएफसी के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया। So IFC, you can say in a layman language, is very much similar to the SOX audit only. ओके, सो निखिल, ये हमारी बात हो गई सॉक्स ऑडिट इज इक्विवेलेंट, मतलब आप कहते हैं कि आईएफसी के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो सॉक्स का एक निखिल, सबसे पहले गोइंग इनटू द डीप, है ना, उससे पहले अगर आप एक ब्रीफ दे सको कि क्या प्रोसेस रहता है कुछ स्टेप्स के अंदर, क्या प्रोसेस रहता है जब भी आप सॉक्स ऑडिट करते हैं, तो उसका आप प्रोसेस डिफाइन कर सकें। So Tushar, before discussing about SOX, कुछ कीज हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में फैमिलियर होना चाहिए। लाइक द फर्स्ट वन वुड बी वॉक थ्रू। सो व्हाट इज वॉक थ्रू? वॉक थ्रू कुछ नहीं होता, जैसे हम क्लाइंट के पास जाते हैं उससे पूरा प्रोसेस समझते हैं एंड टू एंड, कि भाई तुम क्या काम करते हो, कैसे करते हो, प्रोसेस की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिर कैसे कैसे वो प्रोसेस फ्लो करता है, फिर वो कहाँ पे जाके एंड होता है। सो पूरा जो प्रोसेस को हम एंड टू एंड समझते हैं। इंडिया में जाते हैं तो यही होता है, और इसी को हम अगर फैंसी वर्डिंग्स पे बात करें, फैंसी लैंग्वेज में बोलें, तो यूएस में इसको वॉक थ्रू, यूएस में क्या कहीं पर भी इसको फिर इंग्लिश में हम राइट, वॉक थ्रू बोल देते हैं। राइट, वॉक थ्रू में राइट। क्या होता है कि आप यू जस्ट सिट विद द क्लाइंट either physically or virtually and then discuss with the client what is the entire process end to end, starting से ओके, लास्ट तक पूरा प्रोसेस क्या है। ये पहला वर्ड हो गया हमारा वॉक थ्रू। सेकेंड वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा आरसीएम। आरसीएम होता है फुल फॉर्म रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। सो ओके, एज द नेम सजेस्ट, इट इज नथिंग बट अ टेबुलर इन अ टेबुलर फॉर्मेट। इसमें रिस्क आइडेंटिफाइड होते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ भी बिजनेस कर रही है तो उसके ऊपर ये रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। उस रिस्क को टैकल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स डेवलप्ड है, और फिर उसके ऊपर काफी सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक वो आपका उसका जो रिस्क है या जो कंट्रोल है वो किस लेवल का है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मंथली परफॉर्म होता है, क्वार्टरली परफॉर्म होता है, डेली परफॉर्म होता है, या ईयरली बेसिस पे परफॉर्म होता है, या फिर उसका रिस्क इम्पैक्ट कितना है, हाई मीडियम या लो रिस्क है, या फिर उसका जो प्रोसेस ओनर है वो कौन है। तो ये इस मैट्रिक्स को हम कितना भी इलाबोरेट कर सकते हैं, किस लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है वो एक इस आरसीएम फॉर्मेट में होना चाहिए। व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द कंट्रोल्स दैट आर बीइंग प्लेस्ड टू मिटिगेट दोस रिस्क, who is the process owner, what is the frequency of the control, and severity, high, medium, low, and basically these are the mandatory requirements जो एक आरसीएम में होना चाहिए। और एक जो थर्ड जो की एलिमेंट है जो मैं आपको फैमिलियर कराना चाहता हूँ उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। सो टेस्टिंग में क्या होता है कि कुछ नहीं, जैसे हम नॉर्मल ऑडिट करने जाते हैं क्लाइंट के पास, वो बताता है कि कंट्रोल्स है, या फिर जैसे हमने आरसीएम का डिस्कस किया उसमें लिखा होता है कि ये रिस्क के लिए ये कंट्रोल है, तो हम कंट्रोल वाइज कंट्रोल एक एक पिक करते रहते हैं और ये देखते हैं कि कंट्रोल में क्या लिखा है, और हम क्या उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हम मांग सकें, या कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स वो होंगे जिनके बेसिस पर हम ये सब्सटेंशिएट कर सकें कि हाँ वो जो कंट्रोल जैसा लिखा है वैसा ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम वो कंट्रोल पढ़ते हैं, उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हमको लगता है ये मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है वो हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें डेटा प्रोवाइड करे। फिर हम डेटा को देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, analyze करते हैं, और फिर कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई जैसे जैसा कंट्रोल में लिखा है वैसा वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ क्वेरीज होती है तो ऑब्वियसली वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम क्लाइंट के पास जाकर वी कैन रीच आउट टू देम एंड गेट इट क्लियर। तो तीन आपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई। एक वॉक थ्रू, वॉक थ्रू का मतलब प्रोसेस किस तरीके का है। आरसीएम यानी कि उसके जो रिस्क है उसके अगेंस्ट में कंट्रोल क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन प्रोसेस ओनर है, उन सब चीजों के बारे में डिफाइन होगा। थर्ड नंबर पे आपने बताया जो आपने रिस्क के अगेंस्ट में कंट्रोल आइडेंटिफाई करे उसके अगेंस्ट में आप उसकी टेस्टिंग करते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जो भी कंट्रोल्स हैं वो वेदर ऑपरेटिंग परफेक्टली और नॉट, है ना, एफिशिएंटली और नॉट। एम आई राइट? ये तीन चीजें हो गई आपकी हाँ जो मेन राइट। टर्मिनोलॉजी होगी, राइट? सो तो हाँ, यस, तो अभी आपने वर्ड्स यूज किए ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और एक वर्ड होता है डिजाइन लेवल पर। सो बेसिकली जब हम कोई कंट्रोल टेस्ट करते हैं तो दो लेवल्स पे देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिजाइन लेवल, सेकंड वन इज ऑपरेटिंग लेवल।
सो डिजाइन लेवल इज कि जो कंट्रोल हमने डिजाइन किया है, जो हमने प्लेस किया, एस्टैब्लिश किया है, क्या वो डिजाइनिंग लेवल पे ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं है कि कंट्रोल ही हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि उससे रिस्क मिटिगेट हो ही नहीं रहा, या उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अभी भी रिस्क है, रिस्क बरकरार है। तो वो डिजाइनिंग लेवल पे अगर ये इश्यूज आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कंट्रोल डिजाइनिंग लेवल पे ही फेल है। और सेकंड होता है हमारा ऑपरेशनल लेवल पे, कि भाई जब हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और उसके अंदर कभी कोई हमें इश्यू आता है, तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ, ये ऑपरेटिंग लेवल पे इश्यू है, डिजाइनिंग लेवल पे ठीक था। ठीक है निखिल, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी होगी। अब प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपका स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से क्लोजर होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, उसके बारे में अगर बता सकें आप। ओके, सो वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से अपना करती है, लेकिन मैं आपको अगर एक जनरल फ्रेमवर्क बताऊं कि होता कैसे है एक्चुअल में, तो जो प्रैक्टिकली मैंने अपने 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है, मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, सॉक्स ऑडिट में यही 3 वर्ड्स आपको मैंने बताए थे, और इन 3 वर्ड्स के अराउंड ही पूरा सॉक्स ऑडिट रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करता हूँ प्रोसेस वॉक थ्रूज की, तो वॉक थ्रूज में जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं। अगर हम ऑन श्योर हैं, क्योंकि यूएस बेस्ड क्लाइंट होता है, अगर हम ऑन श्योर हैं, ऑन श्योर मतलब हम क्लाइंट के पास जाके बैठे हैं, फिजिकली उससे मीट कर पा रहे हैं, तो उसके साथ बैठते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। या फिर जनरली क्या होता है, हम ऑफशोर टीम से भी बिलोंग कर सकते हैं, और ऑफशोर टीम में क्या होता है, हम वर्चुअली कनेक्ट करते हैं। तो अब आपको पता ही है, जब से लॉकडाउन लगा है, वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं। तो हम किसी भी अपने मीडियम से जो हमें कन्वीनियंट फील होता है, क्लाइंट या फिर जो क्लाइंट रिकमेंड करता है कि भाई आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, आप इस मीडियम से करें, तो हम उस मीडियम के थ्रू अपना वॉक थ्रूज प्लान करते हैं। सो इसकी अगर मैं वॉक थ्रू बताऊं, तो ये साल में एक ही बार करते हैं, जो मोर देन सफिशिएंट रहता है। अगर हमें लगता है कि कुछ नए कंट्रोल्स आए हैं, या कुछ ग्रेटर क्लैरिटी के लिए हमें दोबारा से वॉक थ्रू कराना है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि एक्सेप्शंस कैन बी ऑलवेज देयर। बट लेकिन अगर मैं जनरली बोलूँ, तो वॉक थ्रूज एनुअल बेसिस पे होते हैं, कई कई जगह पे 2-2 3-3 साल में एक बार होता है, लेकिन जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पर हमेशा एनुअल बेसिस पे ही होता है। तो एनुअल बेसिस पे हमने वॉक थ्रू कर लिया। सेकेंड थिंग, जब हम वॉक थ्रू करते हैं, तभी तभी हमको एक सैंपल ऑफ वन मिला। हम क्या करते हैं, जब भी वॉक थ्रूज के लिए मीटिंग इनवाइट्स भेजते हैं, तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हम इस मीटिंग में देयर कैन बी मल्टीपल इनवाइट्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एन नंबर ऑफ कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमने एक आज मीटिंग सेट करी और सारे कंट्रोल्स एक ही मीटिंग में एट अ सिंगल स्ट्रेच हमने डिस्कस कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक ग्रुपिंग करते हैं कि जो भी सिमिलर कंट्रोल्स हैं, या जो भी सिमिलर लाइक कंट्रोल्स हैं, हम उनका डिफरेंट, या फिर जो कंट्रोल्स एक ही प्रोसेस ओनर के अंडर आते हैं, हम उस हिसाब से ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग इनवाइट्स हम सेट करते हैं। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो अगर आप ढंग से वॉक थ्रू करेंगे, तो एटलीस्ट 1 मंथ कहीं नहीं गया, आपको 1 महीना लग जाता है सिर्फ वॉक थ्रूज करने में। मतलब प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में, आप ये कह रहे हैं प्रोसेस प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में अंडरस्टैंड, 1 महीना लग राइट, जाता है। प्रोसेस अंडर, यस, क्योंकि एन नंबर ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोसेस ओनर्स होते हैं, एन नंबर ऑफ एरियाज होते हैं। तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, जब आप ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, फिर ग्रुपिंग्स के हिसाब से मीटिंग इनवाइट्स भेजते हैं। फिर जब आप मीटिंग इनवाइट्स भेजते हैं, तो क्लाइंट को बोल देते हैं कि दीज आर द कंट्रोल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस शेड्यूल्ड मीटिंग, सो रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड सैंपल ऑफ वन फॉर ईच ऑफ दिस कंट्रोल्स। सो व्हाट डज दिस मीन, कि जब भी हम क्लाइंट को मीटिंग का इनवाइट भेज रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई सैंपल ऑफ वन दे दे। सैंपल ऑफ वन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, सैंपल ऑफ वन, एक सैंपल दे दे। क्योंकि लेट्स से एक कंट्रोल हमारा डेली बेसिस पे परफॉर्म होता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक कोई भी ट्रांजेक्शन का मुझे एविडेंसेस दे दे, ठीक है? मैं उस कंट्रोल को एविडेंस, उस सारे एविडेंसेस को एक बार मैप करके देख लेता हूँ, जो मुझे कुछ मैं एक बेसिकली, जिसे मैं बोलूंगा मेरा ग्राउंड वर्क हो जाएगा कि कंट्रोल ये बोलता है, इसके अगेंस्ट मेरे पास ये एविडेंसेस आए हुए हैं, तो मैं दोनों को मैप करके देखता हूँ कि क्या सब ठीक है। तो एक मुझे पहले से बैकग्राउंड मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है, और जब हम मीटिंग में आते हैं, फिर कंट्रोल प्रोसेस, जो प्रोसेस ओनर होता है, वो डिटेल में समझाता है कि मेरा ये एंड टू एंड प्रोसेस है, ठीक है। उसने अपना पूरा प्रोसेस समझाया। लेट्स सपोज उस पूरे प्रोसेस में 10 कंट्रोल्स थे जो उसको डिस्कस करने हैं, तो अब वो 10 कंट्रोल में से एक एक कंट्रोल करके उठाएगा,
उसको समझाएगा। और क्योंकि मेरे पास पहले से ही एविडेंस है, तो मेरे पास पहले से क्वेश्चंस रेडी होंगे कि भाई आपने एविडेंस भेजा, आप तो ऐसे-ऐसे बोल रहे हो, लेकिन इसमें ऐसे-ऐसे हो रहा है। या फिर कंट्रोल तो ऐसे-ऐसे बोलता है, लेकिन एविडेंस में ऐसे-ऐसे है। या फिर आपने तो ऐसे-ऐसे बोला, लेकिन कंट्रोल में तो सिर्फ इतना ही लिखा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने 2 चीज़ देखी। पहला, हम कहीं न कहीं आरसीएम का वैलिडेशन करते हैं। मतलब वो जो कंट्रोल था, क्या वो कंट्रोल सही लेवल पे वो एस्टेब्लिश है? क्या वो ठीक तरीके से ऑपरेट हो रहा है? क्या वो एक हमने डिज़ाइनिंग लेवल पे, जो मैं कह रहा था ना, 2 चीज़ लेवल पे टेस्टिंग होती है, एक डिज़ाइनिंग पे और एक ऑपरेटिंग पे। तो हम डिज़ाइनिंग लेवल का जो टेस्टिंग होता है, वो वॉकथ्रूज़ के टाइम ही कर लेते हैं। हम जब सैंपल ऑफ 1 माँगते हैं, उसको हम देखते हैं, तो वहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि ये कंट्रोल है, ये रिस्क है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एविडेंस है। तो एवरीथिंग इज़ अलाइन्ड, एवरीथिंग इज़ मैप्ड। तो दैट मीन्स कि वो डिज़ाइनिंग लेवल पे ओके है, ठीक है? तो यहाँ पर हम 2 चीज़ देख रहे हैं, हमने डिज़ाइनिंग लेवल भी टेस्टिंग कर ली, सेकंड हमने आरसीएम पे भी काम कर लिया। हमें लगता है कि नहीं, इस कंट्रोल में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहीं न कहीं हमारे आरसीएम को और इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है वॉक थ्रू का। इसमें मेरा यार एक डाउट है कि जैसे आपने बताया, तो मेरे को आप ऑडियंस को बता सके कि डिजाइन और जो ऑपरेटिंग जो आपने आपके जो भी कोई डेफिशिएंसी की किस तरीके से डेफिशिएंसी रहती है, डिजाइन में क्या डिफरेंस रहता है, ऑपरेटिंग में क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता सके। ओके। सो तुषार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिज़ाइन लेवल पे हम डेफिशिएंसी तब बोलते हैं, जैसे कुछ कंडीशंस हो जाएँ। जैसे मान के चलो, जो कंट्रोल आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो आपके रिस्क को कैटर ही नहीं करता। या फिर दूसरा, वो रिस्क को कहीं न कहीं मिटिगेट करता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं करता। या फिर वो या फिर जो आपने कंट्रोल आपने इम्प्लीमेंट किया है, या जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, वो ठीक तरीके से है ही नहीं। वो उसे हम बोलते हैं डिज़ाइनिंग लेवल का इश्यू है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने आपको पता होगा कि जब भी हम कस्टमर्स को हम क्रेडिट नोट्स वगैरह इश्यू करते हैं डेटर्स को, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट रेज़ होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारा एक कंट्रोल है, वो बोलता है कि जो भी हमारी क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट्स हैं, वो एकदम ठीक तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोल है, लेट्स से। तो अब मैं क्या देखता हूँ वहाँ जाके, कि जो एक बंदा इनिशिएट करता है सिस्टम में कि ये दिस शुड बी द क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट, दिस शुड बी द अमाउंट, और वो अमाउंट वो सीधा सिस्टम में जाके पोस्ट कर रहा है, और सीधा जो कस्टमर का लेजर है वो हिट कर रहा है, और उसका अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है। तो इधर मैं बोलूँगा ये डिज़ाइनिंग लेवल पे इश्यू है। क्यों? क्योंकि इधर मेकर चेकर कंट्रोल नहीं है। इधर एसओडी कॉन्फ्लिक्ट आता है। इधर होना क्या चाहिए आइडियली, कि जब एक पर्सन किसी भी कस्टमर लेजर में कोई भी क्रेडिट नोट की एंट्री हिट कर रहा है, तो उससे पहले जब वो एक रिक्वेस्ट, उसको उसको सिस्टम सिर्फ एक रिक्वेस्ट रेज़ करने का एक्सेस दे, और फिर उसके बाद वो कहीं न कहीं एक अप्रूवल के लिए जाए, राउट हो, चाहे वो मैनुअल अप्रूवल हो, चाहे वो सिस्टमिक अप्रूवल हो, और जब वो अप्रूवल आ जाए, उसके बाद वो जो क्रेडिट नोट की जो एडजस्टमेंट है, वो कस्टमर लेजर को हिट करे। दिस शुड बी द करेक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका एसओडी कॉन्फ्लिक्ट भी बच गया, और यहाँ पर आपका मेकर चेकर कंट्रोल भी दिखने को आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं है, तो ये डिज़ाइनिंग लेवल पे ही कंट्रोल फेल है। लेकिन अगर मैं ऑपरेशनल लेवल पे आऊँ, गोइंग विद सेम एग्जांपल, अब आपके लिए एक शेड्यूल ऑफ ऑथराइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कितनी पावर है, कितनी लिमिट्स हैं, वो डिफाइंड होती हैं। अब किसी भी क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट के लिए लेट्स से कि अब एक प्लांट लेवल पे काम चल रहा है। अब जो प्लांट हेड है, उसके पास लेट्स से 1 लाख रुपए तक की लिमिट है, कि अगर आपको 1 लाख रुपए का एडजस्टमेंट हिट करना है, तो आप अप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 लाख से ऊपर का एडजस्टमेंट करना है, तो आपको कॉर्पोरेट लेवल पे अप्रूवल लेना होगा। अब होता क्या है, अब रिक्वेस्टर ने रिक्वेस्ट रेज़ की, अब जो अप्रूवल है, सिस्टमिक अप्रूवल है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई इश्यू आएगा, लेकिन फिर भी टेस्ट करना ज़रूरी बनता है। लेकिन अगर मैनुअल अप्रूवल है, और मैनुअल अप्रूवल में हमने सिर्फ 1 लाख से ऊपर का क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट है, और सिर्फ प्लांट हेड से अप्रूवल लेके हमने रख लिया अपने पास, और उसके बेसिस पे अकाउंट लेजर हिट कर गया कस्टमर का, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये ऑपरेशनल लेवल पे फेल है। क्योंकि एसओए के हिसाब से कॉर्पोरेट से आपको अप्रूवल लेनी चाहिए थी, और आपने सिर्फ प्लांट हेड से अप्रूवल लिया, प्लांट लेवल तक अप्रूवल लिया है। यहाँ पर आपका ऑपरेशनल लेवल का फेलियर है। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि डिजाइनिंग लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे क्या फर्क होता है। अच्छा निखिल, अब आगे का प्रोसेस क्या है उसके बारे में? आपको रोक दिया मैंने, आप जो बता रहे थे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था वॉक थ्रू से, और मैं आपको बता रहा था कि वॉक थ्रू में अराउंड 1 मंथ कहीं नहीं लग जाता, 1 मंथ या उससे ज़्यादा ही लगता है, पर कम नहीं लगता, अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का ढंग से वॉक थ्रू करते हैं तो।
फिर जब आप वॉक थ्रू करते हैं तो आपका हाथों हाथ ही डिजाइनिंग लेवल पे टेस्टिंग हो जाती है थ्रू सैंपल ऑफ 1, और हाथों हाथ ही आप आरसीएम पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। आरसीएम में भी आपको कोई चेंजेस आपको लगते हैं तो आप वो क्लाइंट के साथ बैठ के फ्रीज कर लेते हैं और अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब हमारा वॉक थ्रू हो जाता है, फिर हम कंट्रोल्स की टेस्टिंग पे आते हैं। और ये टेस्टिंग कैसे स्टार्ट होती है, हम कंट्रोल बाय कंट्रोल उठाते हैं, ठीक है। उस कंट्रोल के रिगार्डिंग हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, वो हम डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट बनाते हैं, और वो हम जो हमारा क्लाइंट होता है उसको हम सेंड कर देते हैं। तो उसके बाद क्लाइंट, ये बहुत मैं आपको जनरल बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इफ एंड बट्स हो सकते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा इफ एंड बट्स में क्या क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक जनरल फ्लो बता रहा हूँ। हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट रेज कर दी, क्लाइंट ने वो हमको डेटा दे दिया, हमने वो डेटा को एनालाइज कर लिया, गो थ्रू कर लिया, हम अलाइन हैं तो हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, एवरीथिंग इज ओके। हम अलाइन नहीं है, हमने क्लाइंट के साथ उसको डिस्कस किया, आइदर ईमेल ओवर थ्रू कॉल या फिर पर्सन इन पर्सन, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। और उसके बाद वो क्वेरी रिजॉल्व हो गई, दैट इज परफेक्टली फाइन, डॉक्यूमेंट कर लीजिए। अगर क्वेरी रिजॉल्व होती है, इट इज एन इशू एंड इट नीड्स बी एस्केलेटेड, देन डेफिनेटली वी एस्केलेट इट। हम मैनेजमेंट के पास फिर मैनेजमेंट के साथ कॉल सेट करते हैं, प्रोसेस ओनर इन्वॉल्व होता है, हम इन्वॉल्व होते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और अपना पॉइंट एग्री कराते हैं कि यस दिस इज अ डेफिशिएंसी एंड वी नीड टू वर्क अपॉन इट। सो ये हमारा एक जनरल सा प्रोसेस फ्लो होता है। फिर जब हमारा डेफिशिएंसी एग्री हो जाती है, उसके ऊपर रिकमेंडेशन होता है, हम रिकमेंड करते हैं दिस शुड बी द स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो टू रेमिडिएट दिस डेफिशिएंसी। वो जो भी हमारा एग्रीड अपॉन रिकमेंडेशन होता है, वो जो क्लाइंट होता है उसको अपने पास इम्प्लीमेंट कराता है। और फिर जब हम नेक्स्ट साइकिल में हम ऑडिट करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि जो रिकमेंडेशन हमने दी थी या जो भी उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप था, वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर इफ एंड बट्स क्या क्या आते हैं, हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट रेज की लेकिन क्लाइंट से डेटा नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपको उसके क्लाइंट का जो सीनियर है उसको उसके साथ एस्केलेट करना पड़ता है उसको, फिर और आगे हाई लेवल पे एस्केलेशंस होती हैं। या फिर क्लाइंट ने डेटा दिया लेकिन वो ईमेल पे नहीं आ पा रहा, बहुत हैवी डेटा है, तो फिर आप वहाँ पर उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स देखते हो, कोई शेयर पॉइंट्स आप सजेस्ट करते हो, कोई पोर्टल सजेस्ट करते हो, या फिर आपने जो कंट्रोल्स आपने आपके पास डेटा आ गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑल्दो आप एक सैंपल ऑफ वन देख चुके हो क्लाइंट के साथ, लेकिन अब जब आप एक्चुअल में और सैंपल्स देख रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, काफ़ी वेरिएंसेस दिख रहे हैं, वो अलाइन नहीं हो रहे, तो फिर आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप दोबारा उस कंट्रोल स्पेसिफिक एक दोबारा वॉक थ्रू कॉल रखें या उसको स्पिल ओवर सेशन बोल दें, आप कुछ भी उसके क्लाइंट के साथ क्लैरिफिकेशन कॉल रख सकते हैं। तो काफ़ी इफ एंड बट्स और काफ़ी चीज़ें इधर उधर रिवॉल्व होती हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल फ्लो होता है वो मैंने आपको बताया। तो एक बार अगर फ्लो को अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा वॉक थ्रू जो आपने बोला 1 महीने तक को क्लाइंट के साथ डिस्कस करके आपने पहले प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया क्लाइंट का। उसके बाद मैं बात करूँ, उसके बाद आपका होता है आरसीएम को आप डिफाइन करते हैं, जो आप उस प्रोसेस के अंदर आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिस्क पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या क्या कंट्रोल क्लाइंट ने लगा रखे हैं, कौन उसका प्रोसेस ओनर है, किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहे हैं, और ये चीजें डिफाइन करने के बाद आप उसकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि टेस्टिंग करते हैं उन कंट्रोल्स की, और एविडेंस मंगाते हैं क्लाइंट से और उसको चेक करते हैं कि क्या वो जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एम आई राइट? यही प्रोसेस था। यही प्रोसेस है। और मैं और स्पेसिफिक होके बोलूँ तो जो वॉक थ्रूज होते हैं वो जनरली वंस अ ईयर होते हैं। जो आरसीएम पे वर्किंग होती है, इनिशियली आप वॉक थ्रू के टाइम पे ही उसको फ्रीज करवा लेते हैं, लेकिन एज द टाइम मूव्स गोज ऑन, एज यू टेस्ट द कंट्रोल्स, जो जो नई नई चीज़ें आती हैं उसके हिसाब से फिर भी आरसीएम में कुछ अपडेशन की ज़रूरत होती है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो आप थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टार्टिंग में फ्रीज कर लिया वही आरसीएम एज इज चलता रहेगा, उसके अंदर फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन होती रहती है एज पर रिक्वायरमेंट्स एंड एज पर आवर टेस्ट। और अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो बेसिकली ये दो स्टेजेस में, दो साइकिल्स में होता है। पहले साइकिल में आप फर्स्ट 2 क्वार्टर्स कवर करते हो और नेक्स्ट साइकिल में आप रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स टेस्ट करते हो। और इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपको डेफिशिएंसीज वगैरह मिलती हैं या कोई भी इंप्रूवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप वो क्लाइंट को बता के सेकंड साइकिल फेज में जब आप टेस्ट करने जाते हो तो आपको मैक्सिमम केसेस में वो रेमिडिएटेड मिलती है। तो जब आप फोर्थ क्वार्टर के बाद अपनी फाइलिंग करते हो तो उसके अंदर आपकी
मिनिमम डेफिशिएंसीज, या मैं बोलूँ कि मिनिमम लेवल ऑफ डेफिशिएंसीज, हर एक का ये टारगेट होता है कि कंपनीज के अंदर जो भी हमारे प्रोसेसेस है सब अलाइन रहे, सब कुछ ओके रहे, कुछ एडवर्स ओपिनियन ना जाए, कुछ नेगेटिव ना जाए जब हम फाइनली एट द लास्ट गवर्नमेंट को कोई भी फाइलिंग करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि फर्स्ट साइकिल में हमारे को जो भी निकला वो हम सेकंड साइकिल का क्लोजिंग तक ओके कर दें, रेमिडिएट कर दें, ताकि फाइलिंग्स में सब ओके जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने फर्स्ट साइकिल में निकाला लेकिन सेकंड साइकिल के क्लोज होने तक भी वो रेमिडिएट नहीं हो पाती, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी सेकंड साइकिल में ही निकलती हैं और आप वो साइकिल क्लोज होने तक रेमिडिएट नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसको हम ईयर एंड डेफिशिएंसी के कैटेगराइज करते हैं और वो हमारी फाइलिंग्स में हमें इंक्लूड करना पड़ता है कि दीज आर द ईयर एंड डेफिशिएंसीज जो हम गवर्नमेंट को ओके। तो निखिल, इसके अंदर आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना कि कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी मिली है आपको? बेसिकली हम तो ऑडिट करके अपना जो डॉक्यूमेंटेशन होता है आगे क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं। अब जो क्लाइंट का कोर इंटरनल ऑडिट डिवीजन होता है, तो ये बेसिकली ये हेड जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कि वो अपना ये जो स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स वगैरह हैं रिलेटेड टू दिस सॉक्स ऑडिट वो गवर्नमेंट के पास अपना रेगुलेटर के पास अपना फाइल करे। ये बेसिकली आईए हेड या उसके डिपार्टमेंट का काम है। हमें अपनी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट करके क्लाइंट को देनी होती है। वो अपना सॉक्स ऑडिट जो उनकी कमेटी सॉक्स ऑडिट कमेटी होती है उसकी मीटिंग्स होती है, उससे पहले पहले हम अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करके दे देते हैं ताकि वो मीटिंग्स में अपना डिस्कस कर लें और जो भी उनको लगता है कि ये मटेरियल डेफिशिएंसीज है वो फिर अपनी फाइलिंग्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है उसके अंदर कुछ काम नहीं आता सॉक्स ऑडिट, या उसको वो भी उसके नहीं। पार्ट बनता है कुछ इसका? So basically, SOX audit and statutory audit both go hand in hand. So if I talk about statutory audit also, तो उसके अंदर क्या होता है जब आप SOX audit करते हैं ना, तो कंट्रोल का बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार से भी होता है कि वो UOO कंट्रोल्स तो नहीं है। UOO कंट्रोल्स क्या होते हैं कि उसके अंदर अब जब मैं आपको पहले एक बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जो सेट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं ये हमारे पास भी है RCM में, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास भी है। ये कंट्रोल्स पहले क्लाइंट अपने लेवल पे टेस्ट करता है जिसे हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, फिर उसको सेम सेट ऑफ कंट्रोल्स को हम टेस्ट करते हैं और फिर जिसे हम सॉक्स ऑडिट पे बोलते हैं, और फिर उन्हीं कंट्रोल्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी टेस्ट करते हैं जिसे जिसे हम बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बेसिकली देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। अब होता क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट देखता है कि जो हमारा सॉक्स ऑडिट डिपार्टमेंट है या सॉक्स ऑडिट जो टीम है वो कितनी वेल वर्स्ड है, वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, वो कितनी कैपेबल है। उसके बेसिस पे वो कुछ कंट्रोल्स को कह देता है कि यार ये हम नहीं करेंगे, ये आप ही कर लो, और जो आपका ओपिनियन होगा इन कंट्रोल्स पे हम उसको एज इट इज अपने पास इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उन कंट्रोल्स को हम UOO कंट्रोल्स का नाम दे देते हैं। तो उस कंट्रोल में हम बाकी कंट्रोल्स की तरह टेस्टिंग करते, डेटा मंगाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, क्लाइंट के साथ क्वेरी रिजॉल्व करके अपना डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं और वो सारा डेटा हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को दे देते हैं। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स क्या करते हैं कि उस कंट्रोल हमने कैसे कैसे टेस्टिंग की वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हमने लिए वो हम साथ में अटैच करके देते हैं। तो वो उन सबको गो थ्रू करते हैं और उनको कुछ क्वेरीज होती है या सैंपल पे उनको कुछ पूछना होता है तो वो हमसे डिस्कस कर लेते हैं और वो इस तरीके से काफ़ी कंट्रोल्स जो है वो उनके लिए भी काम हो जाते हैं। वो जो बाकी जो कंट्रोल्स होते हैं वो उनके ऊपर फोकस करते हैं और वो सिर्फ उन्हीं कंट्रोल्स को फोकस नहीं करते जो एक सॉक्स ऑडिट जो एक RCM में लिखे हुए हैं, वो काफ़ी और होते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो उनके लिए अलग गाइडलाइंस है, अलग स्टैंडर्ड्स। तो वो सिर्फ सॉक्स ऑडिट बेस्ड नहीं होता, उनका सॉक्स ऑडिट एक कंपोनेंट होता है, वो छोटा सा हिस्सा है कि वो सॉक्स ऑडिट पे ध्यान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको और भी काफ़ी चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो इस तरीके से वो दोनों जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं वो सॉक्स ऑडिट के रिजल्ट्स को भी लीवरेज करते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सॉक्स ऑडिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंटरनल कंपनी ही होती है, राइट? राइट। तो उसमें इंटरनल जो हेड होता है, जो आईए हेड होता है या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उनका कॉर्पोरेट डिवीजन होता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी कंट्रोल्स हैं वो सारे ठीक से इम्प्लीमेंट हैं, ठीक से प्लेस्ड है और कोई कंट्रोल मिसिंग तो नहीं है, कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है जो अनमिटिगेटेड रह गया या अनटच रह गया, या फिर अगर वो अनटच या अनमिटिगेटेड रह भी है तो वो ज़्यादा मटेरियल लेवल का ना हो, इमटेरियल लेवल का है, उसे हम झेल सकते हैं, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ
तो ये सब चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की होती है। एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डू इन सॉक्स ऑडिट, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ ओवरव्यू। तो आई थिंक काफी अच्छा सेशन रहा है यार, मुझे तो मिली है नॉलेज, मुझे तो मेरे को लग रहा है कि सॉक्स ऑडिट अब मैं कर सकता हूँ खुद से। होपफुली जो ऑडियंस है उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा होगा। और या डेफिनेटली। एनी क्लोजर लाइन और एनीथिंग यू वांट टू से निखिल? या सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप इंटरनल ऑडिट में हैं और आप सॉक्स ऑडिट में स्विच करना चाहते हैं तो डोंट थिंक कि आपको कोई इशू आएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि आप वही काम करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होके करेंगे और थोड़ा स्टैंडर्डाइज मैनर में करेंगे। बाकी आपको इंटरनल ऑडिट से सॉक्स ऑडिट में स्विच करने में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी जनरल इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो आप तुषार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वी आर ऑलवेज देयर। मैं निखिल की ईमेल आईडी भी दे दूंगा आपको, अगर कुछ आपको इश्यूज हैं तो निखिल को आप ईमेल कर सकते हैं, निखिल होपफुली विल रिप्लाई। यस डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच निखिल अगेन फॉर कमिंग, आपने अपना टाइम निकाला एंड होपफुली अगर फ्यूचर में भी कुछ हमें नीड पड़ेगी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। या डेफिनेटली तुषार, यू वेलकम। थैंक यू निखिल। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा निखिल भाई को, उसने टाइम निकाला और हमारी लिए आए और प्रेजेंटेशन दी यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच निखिल भाई। और आपको फिर भी कोई डाउट है निखिल से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। और मेल आईडी मैंने ले ही ली है, मेल आईडी में आप जाके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप बात करिए भाई से। और फिर भी अगर आपको कुछ रह गया है, कुछ आपको डिस्कशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ और फर्दर वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी करके बताओ यार, अगर कुछ आपको चाहिए, कुछ अदर कोई वीडियोस चाहिए कुछ, वो भी बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी ठीक है यार, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।